सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिसेंटली इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव की है कि वो एक्वायर करेंगे पर्ले मिसाइल्स को डिप्लॉयमेंट के लिए अलोंग AC एंड LOC दोनों साइड में। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पर्ले मिसाइल। तो हमें पर्ले मिसाइल के बारे में बताना है। ठीक है, ऐसे ही हमें ये सेम चीज़ हिंदी में भी दे रखी है। हमें किसके बारे में बताना है? पर्ले मिसाइलों के बारे में बताना है, जिसको भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अभी लेने की सोची है। ठीक है, अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो पर्ले मिसाइल के बारे में हमें 3-4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो उसके बारे में बताना है। वैसे ही है तो हमें देखो तो हमें इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट दे रखी है पर्ले हैज स्ट्राइक रेंज ऑफ 150 to 500 किलोमीटर एंड कैन कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉर हेड्स। ये स्टेटमेंट क्या दे रखी है? बिल्कुल सही दे रखी है कि भाई पर्ले की जो स्ट्राइक रेंज है वो 150 से 500 किलोमीटर की है, और वो डिफरेंट टाइप के जो है वॉर हेड उसको कैरी भी कर सकती है। ठीक है, और वॉर हेड जो ये कैरी कर सकती है वो कितने केजी के हो सकते हैं? 300 से लेके 700 केजी तक के वो हो सकते हैं। ठीक है, 350 से 700 केजी तक के वो वॉर हेड्स को कैरी कर सकती है। डिफरेंट वॉर हेड है ना, तो 350 से 700 केजी तक के वॉर हेड्स को ये कैरी कर सकती है। सेकंड है इट इज़ डेवलप्ड बाय DRDO। बिल्कुल, इसको DRDO ने डेवलप किया है। थर्ड बोल रहे हैं इट हैज़ एडवांस टेक्नोलॉजी टू काउंटर इंटरसेप्टर मिसाइल। बिल्कुल, इसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है इंटरसेप्टर मिसाइल को काउंटर करने के लिए। फोर्थ बोल रहे हैं इट कैन नॉट अल्टर इट्स ट्रेजेक्ट्री मिड फ्लाइट। नहीं, ये मिड फ्लाइट में भी अपनी ट्रेजेक्ट्री को क्या कर सकती है? अल्टर कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या दे रखी है? रॉन्ग दे रखी है। ठीक है, इसके अलावा ये कौन सी है? शॉर्ट, ये तो आपको पता चल गई शॉर्ट रेंज है। ठीक है, इसके अलावा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये। ठीक है, बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल है। और दूसरी चीज़ सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ये है पर्ले। ठीक है, और इसको जो है देखो ये सेम है। इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? मेन चीज़ ये है। देखो पहले तो हाँ, इसका आंसर देख लो। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो आपका दिख रही है 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या है? C। ठीक है, सेम इसमें भी यही है कि भाई इसकी रेंज इतनी है। DRDO ने इसको विकसित किया है और इंटरसेप्टर मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए उन्नत तकनीक है। ये बोल रहे हैं यह उड़ान के बीच में अपना प्रक्षेप पथ नहीं बदल सकती है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे रखी है। हमें बतानी है सही। तो आपको दिख रही है 3 सही है, हमारी 1 गलत है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना, इसको कंपेयर किया जा रहा है किससे? चाइना की मिसाइल का नाम है एक डोंग फैंग 12। क्या नाम है? डोंग फैंग 12। ठीक है, और एक रशिया की मिसाइल है जिसका नाम है इस्कैंडर मिसाइल। ठीक है, तो ये याद रखना ये मिसाइल किसकी है। अगर मैच दी फॉलोइंग में आ जाए भाई इस्कैंडर मिसाइल किस कंट्री की है, डोंग फैंग मिसाइल किस कंट्री की है, पर्ले मिसाइल, तो ये सारी उन्हीं कैटेगरीज में से हैं। ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ये कितने वार हेड को कैरी कर सकती है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, किसके बारे में? हमारा पर्ले मिसाइल के बारे में। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? ब्रांडेड लाइन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये क्या कंसेप्ट है, क्या शो कर रहा है? ठीक है, ब्रांडेड लाइन क्या कंसेप्ट को शो कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए ब्रांडेड लाइन क्या कंसेप्ट को शो कर रहा है? ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को शो कर रहा है। ये क्या करता है? लगभग वर्ल्ड को, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ को, जैसे कि ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें मान लो कि यहाँ पे अफ्रीका है, इधर साउथ अमेरिका है, तो ये ऐसे वर्ल्ड को है ना, ये पूरे उसमें बांट देता है कि ये ऊपर जो है वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और जो ये नीचे हैं ये क्या है? पुअर कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वर्ल्ड को डेवलप्ड और जो पुअर कंट्रीज़ है उसमें बांटता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ का ये एक इमेजिनरी लाइन है। यही है यहाँ पे ब्रांड रेखा या एक काल्पनिक रेखा क्या उजागर करती है? वैश्विक आर्थिक विषमताएँ ये उजागर करती है। ठीक है, विषमताएँ ये उजागर करती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। और ये लाइन ऐसा नहीं है केवल सीधी है, ये ऐसे जाके और ये ऐसे यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया आ जाता है ना,
ऑस्ट्रेलिया उसको डेवलप्ड कंट्रीज़ में मानती है, ठीक है। तो ये वैसे वाली लाइन है, तो ये डेवलप्ड और जो पुअरर कंट्रीज़ हैं उसके बीच का एक रिफ्ट शो करती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका को डेवलप्ड मानते हैं, ये हमारे यूरोप वाले रीजन को, और ये हमारे क्या नाम लेते हैं रशिया वाले रीजन को, और जो चाइना वाला रीजन है, चाइना जो वाला रीजन है उसको भी हम नीचे ही मानते हैं, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही आता है हमारा चाइना भी, ठीक है। चाइना या हमारा साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे डेवलपिंग में है, ध्यान रखना। इंडिया, ये सारे उसी में है। तो यही है हमारा मेन ब्रांडेड लाइन के बारे में। तो ये एक इमेजनरी लाइन है, मतलब इनविजिबल लाइन है, इमेजनरी लाइन है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को शो करती है, ठीक है। ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का डिवाइड बताती है ये। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो स्क्रीन है ये दिख रही होगी, उस स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है, दी ब्रांडेड लाइन। ब्रांडेड लाइन मोर डेवलप्ड कंट्रीज़ को लेस डेवलप्ड कंट्रीज से ये डिफरेंट करती है, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आपको दिख गई होंगी इसमें, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री है अच्छे से देख लेना इसको, ये है ब्रांडेड लाइन, ठीक है। ठीक है गाइज, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क किसका इनिशिएटिव है। ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क किसकी एक पहल है। तो आप सभी को बताना चाहिए, लगाओ निशान जल्दी से, किसकी पहल है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल है। किसकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की पहल है, ठीक है। ध्यान रखना ये है क्या, मेन चीज़ तो आप ये पूछोगे कि भाई ये है क्या। सबसे पहले ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क, ये नेटवर्क क्या है, एक कम्युनिटी है, ठीक है। ये एक टाइप की कम्युनिटी है 100 मैन्युफैक्चरर्स की। 100 जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, 100 से भी ज़्यादा मान लो, 100 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स है इसमें, जो लीडरशिप शो कर रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लाने में, ठीक है। ऐसे मैन्युफैक्चरर जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ला रहे हैं, तो उसकी मतलब जो 100 से ज़्यादा की एक कम्युनिटी बना ली है उन्होंने। कौन सी टेक्नोलॉजी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने के लिए टेक्नोलॉजी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कंपनी काम कर रही है, 3D प्रिंटिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, इन सब चीज़ों में जो काम कर रही हैं, ऐसे की 100 जो फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है, उसको बोल रहे हैं ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। और ये किसके अंडर बना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको बनाया है, ठीक है। इसने इसको बनाया, ठीक है, ताकि मोर एडवांस टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन हो सके मैन्युफैक्चरिंग में, उसके लिए मेनली बनाया गया। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 3 मैन्युफैक्चरर इंडिया से इस नेटवर्क में इंक्लूड होंगे, ठीक है। 3 मैन्युफैक्चरर्स को बात चल रही थी इसमें इंक्लूड करने की, कौन कौन से, एक तो थी सिप्ला, ठीक है, एक तो थी सिप्ला कंपनी, मतलब मैन्युफैक्चरर्स, एक थे डॉक्टर रेड्डीज लैब, नाम सुना होगा आपने, डॉक्टर रेड्डीज लैब, और तीसरा था आपका मोनडेल्स, ठीक है। तो ये 3 जो मैन्युफैक्चरर्स थे इंडिया से, ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में ऐड होने वाले थे, या ये इनकी बात चल रही थी ऐड होने की, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी, ठीक है। तो आपको पता चल गया ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क एक पूरी कम्युनिटी है, ये एक पूरा नेटवर्क है 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स का, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को लाने में हेल्प करेंगे। इंडिया की 3 कंपनीज इसमें मतलब बात चल रही थी इनमें ऐड होने की, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये बोला था कि रिसेंटली हम 3 इंडिया के इन कंपनीज को ऐड करेंगे, इसलिए ये चीज़ न्यूज़ में थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के बारे में। इसके आंसर हो गया हमारा डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसके बारे में, रवांडा के बारे में। किसके बारे में है, रवांडा के बारे में। आप सभी को पता है अफ्रीका में एक कंट्री है रवांडा, ठीक है। ये देख लो भाई, आंसर आपको ऊपर दिख जाएंगे, और ये 3 स्टेटमेंट हिंदी वालों को भी नीचे दिख जाएंगे। रवांडा के बारे में बतानी है। सबसे पहले बोले हैं रवांडा एक लैंडलॉक कंट्री है ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ सेंट्रल अफ्रीका में। तो आपको पता होना चाहिए जो रवांडा है वो लैंडलॉक कंट्री है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेंट्रल रिफ्ट वैली में। सेकंड बोल रहे हैं इक्वेटर रवांडा से पास होता है, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर से पास होता है, रवांडा के थोड़ा सा ऊपर से पास होता है जो इक्वेटर है। थर्ड बोल रहे हैं केन्या और तंजानिया जो है वो रवांडा को बॉर्डर करते हैं, बिल्कुल भी केन्या जो है वो उसको बॉर्डर नहीं करता है, किसको, रवांडा को, बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं करता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट आपको दिख रही है, केवल एक स्टेटमेंट है। सेम ही चीज़ें हमें नीचे दे रखी हैं। रवांडा मध्य अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली में एक जमीन से घिरा देश है, बिल्कुल है भाई। बोल रहे भूमध्य रेखा रवांडा से होकर गुजरती है, नहीं होकर गुजरती है। थर्ड बोल रहे केन्या और तंजानिया की सीमा रवांडा से नहीं लगती है, ठीक है, याद रखना, केन्या की नहीं लगती है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपको दिख रहे हैं कथन सही कितने हैं, केवल एक कथन हमारा इसके बारे में क्या है, सही है, किसके बारे में, रवांडा के बारे में, ठीक है। तो भाई मैंने बताया आपको यही है सारी चीज़ें, ठीक है। रवांडा के बारे में, रवांडा को सराउंड कौन कौन सी कंट्री करती हैं आप सभी को बताना चाहिए। एक बिल्कुल छोटी सी कंट्री है रवांडा, ठीक है, उसके ऊपर है युगांडा, युगांडा तो इसको सराउंड करता है, ठीक है। इधर है हमारा वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो,
ठीक है। ऊपर है हमारा युगांडा, नीचे है इधर इस साइड में हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नीचे है हमारा इसका ब्रुंडी, नाम सुना होगा ना, ब्रुंडी कंट्री, ब्रुंडी कंट्री है। फिर एक यहाँ पे ही तंजाइना है, ठीक है, तंजाइना, ये कंट्रीज इसको सराउंड करती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये है हमारा रवांडा के बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है, किसके बारे में, रवांडा के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड्स के बारे में, कि ये अभी किसको दिए गए हैं, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार अभी किसको दिए गए हैं, तो जल्दी जल्दी से इसका आंसर लगाओ, किसको दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं। ये उन आर्टिस्ट को दिए गए हैं जिनकी एज अभी 75 से ऊपर थी और जिनको नेशनल और मतलब अपनी करियर में कभी नहीं मिला था, ठीक है, नेशनल ऑनर, राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला था उनको, तो ये अभी उनको दिया गया संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड्स, ठीक है, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया कि भाई 75 से ऊपर के आर्टिस्ट को दिया जाता है। उसके अलावा याद रखना इसमें दिया क्या जाता है, याद रखना 1 लाख की मतलब प्राइज़ दिया जाता है, इसमें ऑनर दिया जाता है। पर्स मनी 1 लाख रुपीज़ की दी जाती है। इसके अलावा एक सर्टिफिकेट तमरा पत्रा या फिर अंगा वस्त्रम, मतलब एक वस्त्र दिया जाता है साथ में, अंगा वस्त्रम बोलते हैं उसको, और एक इसमें दिया जाता है क्या, तमरा पत्रा, ठीक है, तमरा पत्रा, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें दी जाती है उनको जिनको भी ऑनर किया जाता है, ठीक है। ये मतलब मेनली जो भी म्यूज़िक डांस, मतलब मेनली तो जो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड्स थे, ये स्टार्टी म्यूज़िक ड्रामा जो भी इंटेंजिबल जो हमारी चीज़ें हैं उनको रिकॉग्निशन देने के लिए किए गए थे, ठीक है। कब सेटअप किए गए थे, ये 1953 में सेटअप किए गए थे, ठीक है, 1953 में सेटअप किए गए थे ये। और अब किस मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर है। किसके अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ही आते हैं, ठीक है। इनका जो चेयरमैन होता है अकादमी का, वो कैसे अपॉइंट होता है, याद रखना है। जो भी संगीत नाटक अकादमी है, इसके जो प्रेसिडेंट है उनके जो चेयरमैन है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, याद रखना। उसको कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कितने साल के लिए अपॉइंट करते हैं, 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं, ध्यान रखना, 5 साल के लिए अपॉइंट करते हैं। और उसको इस अकेडमी के जो अवार्ड्स हैं उनको फुली फंड करती है गवर्नमेंट। जो भी स्कीम्स हैं इससे रिलेटेड उन सबको वो करने के लिए सारे वो करती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके बारे में है, रिजर्व मनी के बारे में। किसके बारे में है, रिजर्व मनी के बारे में। सबसे पहले है रिजर्व मनी कंसिस्ट ऑफ वॉल्ट कैश इन बैंक्स एंड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। अगर आप पढ़ोगे तो रिजर्व मनी के बारे में देखो, नीचे भी हमें बोल रखा है आरक्षित धन के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देख के अपना आंसर लगा लो। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दे रखी है कि भाई रिजर्व मनी यही होती है, मतलब बैंक्स में जो कैश होता है, साथ में जो कमर्शियल बैंक्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं आरबीआई के साथ, उसको रिजर्व मनी बोलते हैं। सेकंड बोलते हैं बैंक्स यूज देयर रिजर्व्स टू मीट द डिमांड फॉर कैश बाय अकाउंट होल्डर। बिल्कुल कैश की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए वो इस मनी का यूज़ करते हैं, बिल्कुल इस रिजर्व करते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें बताने है इसमें क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आप सभी को पता है इनकरेक्ट कौन सी है, कोई भी नहीं है, ना तो फर्स्ट है ना सेकंड है, कोई भी इस स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसमें डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमें क्या दे रखी हैं, सही दे रखी हैं, और इसमें पूछा गलत कौन सी है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाता है डी, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, सीआरआर। बोल रहे हैं अगर सीआरआर को हम बढ़ा देते हैं तो इससे क्या होगा। बोल रहे हैं सीआरआर को अगर हम बढ़ा देंगे, अगर नकद आरक्षित अनुपात को हम बढ़ा देते हैं तो उससे क्या हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर लगाओ। तो सबसे पहले देखो, अगर सीआरआर को हम बढ़ा देते हैं तो बोल रहे हैं कि लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स फंड्स विद बैंक्स। देखो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बैंक है ज़्यादा अगर सीआरआर होगा तो बैंक अपने जो फंड्स हैं उसको कहाँ डिपॉजिट करेंगे, आरबीआई में डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि आरबीआई उनको ज़्यादा वो दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई बैंक्स में लोन्स कम हो जाएंगे, लोगों को लोन्स कम मिलेंगे, बिल्कुल सही है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी लोन्स की। सेकंड बोल रहे हैं इमीडिएट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन द इकोनॉमी। बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, इमीडिएट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज इन द इकोनॉमी। बिल्कुल भी नहीं भाई। अगर देखो मेनली इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, बैंकों से लोन लेके करते हैं। अगर बैंकों में लोन की अवेलेबिलिटी कम है तो फिर वो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो कम करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहली चीज़ जो है ना, लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ लोनेबल फंड्स। देखो लोनेबल फंड्स बैंक में कम होंगे, क्यों, क्योंकि अब सीआरआर की रिक्वायरमेंट बढ़ दी है। मान लो कि बैंक्स जो सीआरआर आरबीआई के पास रखते थे, मान लो पहले वो 4 रुपये थे 100 में से, अब उनको मान लो कि 8 रुपये रखने हैं। अब 8 रुपये रखने हैं तो अब जो पैसे लोन में देने हैं
CRR और SLR भी तो होता है, एक उसको छोड़ के जो पैसे देने वो तो कम बच जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए तो ये लोनेबल जो फंड है वो RBI के पास कम, बैंक के पास कम हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा बोल रहे रिडक्शन इन फिजिकल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट। देखो फिजिकल डेफिसिट अलग चीज़ है, CRR तो इनडायरेक्ट है ना, मतलब फिजिकल डेफिसिट तो गवर्नमेंट के रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर पे डिपेंड करेगा, ये CRR पे नहीं उतना डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। वही हमें बोल रखे हैं नकद राशि अनुपात, बैंकों के पास ऋण योग्य धनराशि की कम उपलब्धता होगी, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे पैसा ज़्यादा रखा जाएगा। सेकंड बोल रहे हैं अर्थव्यवस्था में तत्काल विदेशी संस्थागत निवेश प्रभावित होगा, नहीं भाई नहीं होगा, कम पैसा होगा उनके पास। और राजकोषीय घाटा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो हमें बताने कथन सही सही आपको दिख रहे हैं, केवल एक स्टेटमेंट इसमें हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है GDP डिफ्लेटर के बारे में, पहले भी बता चुकी हूँ मैं और करंट अफेयर्स की सीरीज में ही बताया है। सबसे पहले बोल रहे हैं GDP डिफ्लेटर बेसिकली इन्फ्लेशन को मेजर करता है, बिल्कुल करता है। सेकंड बोल रहे हैं इट हेल्प शो द एक्सटेंट टू विच इंक्रीज इन ग्रोस GDP हैज़ हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेस रादर देन इंक्रीज इन आउटपुट। पहले तो भाई ये नीचे देख लो, ठीक है, फिर बोलोगे मेरे को कि दिखाते नहीं हो मैम आप। ये बोल रहे हैं कि ये दिखाता है कि हमारी GDP कितनी इंक्रीज हुई है प्राइसेस राइज होने के कारण रादर देन इंक्रीज इन आउटपुट। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है भाई, ये दिखाता है ये। तीसरा बोल रहे हैं ये केवल उन सामानों को कवर करता है जो डायरेक्टली कंज्यूम होते हैं हाउस होल्ड से। देखो जो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं हाउस होल्ड, वो उसको मेजर करता है CPI। GDP डिफ्लेटर किसको मेजर करता है, जो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें जितने सामान प्रोड्यूस होते हैं उनका कितना इन्फ्लेशन होता है, वो उसको जो मेजर करता है वो होता है हमारा GDP डिफ्लेटर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि उन्हीं सामानों और सर्विसेज को ये कवर करता है जो डायरेक्टली कंज्यूम होती है हाउसहोल्ड से, नहीं, जो प्रोड्यूस होते हैं ना इकोनॉमी में उनको करता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको दिख रहा है 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेम इसमें भी है भाई, पहली 2 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो हमें बताने हैं सही स्टेटमेंट, तो सही तो केवल 2 हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा किसके बारे में, करेंसी डिपॉजिट रेशियो के बारे में। आप सभी को पता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो मतलब करेंसी मतलब कितना कैश है आपके हाथ में, भाई कितना आपने बैंक्स में डिपॉजिट कर रखा है, उसको बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो। तो सबसे पहले बोल रहे हैं ये जो है टर्म डिपॉजिट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है, बिल्कुल वही होती है, कितने आपने डिपॉजिट कर रखे हैं। सेकंड बोल रहे हैं इसमें पीपल की प्रेफरेंस देखी जाती है लिक्विडिटी पे, बिल्कुल जो कितनी लिक्विडिटी को पीपल प्रेफर करते हैं, बिल्कुल। थर्ड बोल रहे हैं फेस्टिव सीजन के दौरान ये बढ़ जाती है। तो आप सभी को दिख रहा है भाई बढ़ जाती है फेस्टिव सीजन के दौरान, क्योंकि फेस्टिव सीजन में क्या होगा, यहाँ से निकाल के आप पैसा क्या कर लोगे, कैश में ले लोगे हाथ में खर्चने के लिए, तो बिल्कुल तो ये बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई ये जनरली इंक्रीज होती है फेस्टिव सीजन के दौरान। तो इसके बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सेम इसमें भी है भाई मुद्रा जमा अनुपात राशि, आप सभी को पता है तीनों ही स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। ये केवल सावधि जमा के संबंध में की जाती है, बिल्कुल। यह तरलता के प्रति लोगों की प्राथमिकता को दर्शाता है। और तीसरा आमतौर पर त्योहारी सीजन के दौरान यह बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो हमें सही कथन बताने, तीनों ही सही हैं, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमें क्या बोलता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो IMF के उसके बारे में है। सबसे पहले स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है जिसको IMF ने क्रिएट किया है ताकि मेंबर कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व्स को क्या किया जा सके, सप्लीमेंट किया जा सके, बिल्कुल किया जा सके भाई। सेकंड बोल रहे हैं जो SDR की वैल्यू है वो डेवलप्ड कंट्री की करेंसीज पे बेस है। तो ऐसा नहीं है, 5 करेंसी हैं, आप सभी को पता है ना, US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, जापान की येन, चाइना की रेनमिंबी, ठीक है, इन सब चीज़ों पे बेस है। और ये ठीक है, इन चीज़ों पे बेस है। तो ऐसा नहीं है कि केवल डेवलप्ड कंट्रीज़ के पे बेस है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या रॉन्ग है, हमें क्या बतानी है, रॉन्ग ही स्टेटमेंट बतानी है। तो आपको सबको दिख रहा है सेकंड स्टेटमेंट इसकी हमारी क्या रॉन्ग है। बस SDR के बारे में, विशेष आहरण अधिकार के बारे में बताना था। तो आप सभी को पता है पहले बिल्कुल सही है। तीसरा बोल रहे हैं ये विकसित देशों की मुद्राओं की एक टोकरी पर आधारित है, नहीं, केवल नहीं, विकसित देशों की नहीं। अब चाइनीज़ रेनमिंबी है तो विकसित देश नहीं है, तो उस पर भी तो आधारित है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो हमें बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो हमारे इसी नोट पे आज के टोटल फिर से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस।